आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से श्रीनगर में मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह। उधमपुर जिले में इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर चलाई सफाई मुहिम। नेशनल हनी मिशन के तहत जिला कठुआ में एपीकल्चर को लेकर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से वर्चुअली तौर पर किए गए मेगा हेल्थ कैंप के इफ्तिताह की। जम्मू कश्मीर की आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो सके, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी रहती हैं। इसी सिमत में रोटरी क्लब और मकामी डॉक्टरों के ताउन से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की सर्जरी की गई। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम जिलों में रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम मेडिकल कैंप का अमली तौर पर इफ्तिताह किया गया। इस मेडिकल कैंप के मुख्तलिफ रोटरी क्लबों से 30 सर्जन, डॉक्टर और रजाकार इस मेगा सर्जिकल कैंप में शिरकत करने पहुंचे, जिसमें लोकल और हेल्थ केयर टीम के साथ रोटियन सर्जन और डॉक्टर कश्मीर के जुनूबी जिलों में मुख्तलिफ बीमारियों की सर्जरी करेंगे। कुछ वर्षों से रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग इस तरह के कैंप का आयोजन कर रहा है। सामान्य तौर पर हमारे अस्पतालों में भीड़ ज्यादा रहती है, रूटीन सर्जरी या कुछ स्पेशलाइज सर्जरी की पेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। मैं बहुत आभारी हूँ राजीव प्रधान जी और उनकी पूरी टीम का, खास तौर से जो 30 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में किया सर्जरी हुई। ये तय हुआ था कि इस बार जो है साउथ कश्मीर के चारों जिलों में करेंगे। तो आज वो अनंतनाग में शुरू हुआ है। सभी जिलों में अभी तक जो जानकारी मिली है 2000 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और ये संख्या बढ़ने वाली है। तो कैंसर की सर्जरी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनिक सर्जरी है, अनेक विशेषज्ञ देश के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर आए हैं। मुझे लगता है कि सामान्य आदमी को इससे बहुत लाभ होने वाला है। मेगा हेल्थ कैंप में खास तौर पर ऑप्थेल्मोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी और कैंसर सर्जरी पर तवज्जो मरकूज करेगा। गुज़िश्ता 3 दिनों में सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एसोसिएटेड अस्पतालों MMABM और ऑन्को सर्जरी सहित MCH अस्पतालों में 160 से ज्यादा सर्जरी की गई। साथ ही काफी तादाद में लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस इकदाम से आम आवाम को काफी फायदा होने वाला है। इस डॉक्टर और 4 वॉलंटियर आ गए हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयारी पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सेक्रेटरी इन्होंने हमारे साथ में जूम पे मीटिंग पे बहुत बार चर्चा की है, ताकि डायरेक्टर साहब तो लास्ट ईयर भी थे, इसीलिए उनको मालूम है क्या चाहिए, कैसा करना है, हमारी क्या रिक्वेस्ट है रहती है उनको मालूम है। उस हिसाब से हम 3-4 महीने से कर रहे थे और आज कल से हम परसों से काम शुरू भी किया है, आए तब से काम शुरू भी किया है। कल शाम तक 350 ऑपरेशन हुए थे चारों सेंटर मिलके। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को आला दर्जे की मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए पहले भी कई बार कैंप और हेल्थ मेलों की सूरत में आवाम की सेहत से मुतालिक इकदाम किए जाते रहे हैं। ये सर्जरी में तो प्लास्टिक सर्जन हमारे साथ में है, हमारे साथ में पेडियाट्रिक सर्जन है, छोटे बच्चों का स्पेशलिस्ट सर्जन है, कैंसर सर्जन है। तो जो जिस चीज ये यहाँ होने में बहुत दिक्कत आती है वो ऑपरेशंस भी यहाँ करवा दी जाएगी और किए भी उन्होंने। कल एक ऑपरेशन किया
अनंतनाग में, तो उसको 4 घंटे लगेंगे, लेकिन 4 घंटे के बाद वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने किया है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान होने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बाइस अब लोगों को अपने मरीज दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और मुख्तलिफ दूर इलाकों में ले जाने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे ब्लॉक और जिले सतह के प्रोग्राम आवाम को उनके डोर स्टेप पर ही जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने में अहम तरीन साबित हो रहे हैं। और अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान का असर मुल्क भर में नुमाया हो रहा है। गांव-गांव और शहर-शहर में बदलाव का असर दिखाई दे रहा है। माहौलियात को साफ सुथरा बनाने के लिए लोग बड़ी तादाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ रहे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया की जानिब से भी बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपना ताउन दिया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की जानिब से शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम को फरोग देने की एक मुश्तरका कोशिश में उधमपुर की जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद शहरियों को अपने इर्द गिर्द की साफ सफाई को बरकरार रखने के मिशन में शामिल करना था। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय की रहनुमाई में और मुख्तलिफ सरकारी महकमात, मकामी तंजीमों और पुरजोश रजाकारों की शिरकत में ये मुहिम कामयाब साबित हुई। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभियान चलाया गया है। ये उधमपुर के सारी ब्लॉक्स में और सारे म्यूनसिपैलिटी के वार्ड्स में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि उधमपुर को उन्हें साफ रखना है और ये क्लीन उधमपुर, ग्रीन उधमपुर की तरफ एक हमारा एक इनिशियल स्टेप है और हम आशा रखते हैं कि इससे हम स्वच्छ भारत मिशन की तरफ एक हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर के चेयरमैन लालचंद और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय की जानिब से उधमपुर में इस स्वच्छता मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान और काउंसलर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस स्वच्छता मुहिम में अपना हाथ बटाया। इस दौरान स्वच्छ भारत मुहिम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए डीसी उधमपुर ने एक साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। ये जो आज मैसिव ड्राइव चलाई गई है, चेंज आता है। जब हम कोई काम करते हैं तो समाज में बदलाव आता है। हम करेंगे नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? तो हमने मेरा जो वार्ड सुभाष नगर का उसमें तो काम चलता है, पर आज हमने भारत नगर में ये ड्राइव स्टार्ट कराई और काफ़ी लोग थे मेरे साथ और हमने डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट किए और जो कचरा था वो उठाया। मैं ये मानती हूँ कि अब लोगों को हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी कि सेग्रीगेट करना है कचरा और उसको अलग अलग करके हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। अब तक तरक्की की रफ्तार को बनाए रखने की होड़ में हम अपने आसपास के माहौल को ही भूले बैठे थे, लेकिन माहौलियात को बेहतर बनाने के लिहाज से ही स्वच्छता की इस नई लहर में बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुआशरे में हर शख्स की यही कोशिश बन गई है कि वो अब अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाए जिससे मुस्तकबिल को और सेहतमंद बनाया जा सके। आज मॉर्निंग में जो 8 से लेकर 10:30 तक जो मेगा क्लीननेस जो ड्राइव चलाई गई, इसमें विभिन्न वार्डों के अंदर, विभिन्न ब्लॉकों के अंदर, विभिन्न पंचायतों के अंदर जो विजिटिंग अफसर गए और लोगों की शमूलियत इसमें काफी ज्यादा रही। इस तरह के प्रोग्राम की वजह से एक सोसाइटी के अंदर एक मैसेज क्रिएट होता है कि हमें अपना घर तो साफ रखना ही रखना है, साथ में जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, उसे भी हमने साफ और स्वच्छ रखना। और भारत में हाइजीन और क्लीनिनेस की लड़ाई में दीगर रियासतों की तरह ही रियासत जम्मू कश्मीर में भी स्वच्छता ही सेवा मुहिम पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में रियासत के दीगर सरकारी महकमात के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल बॉडीज काफी जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रही हैं, ताकि तय वक्त पर साफ और सेहतमंद भारत की तस्वीर की तामीर हो सके।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। सैन एंटोनियो चिड़ियाघर में एक ओकापी बछड़े का खैर मकदम किया गया, जो इस खतरे से 2-4 प्रजातियों के बढ़ते हुए खानदान में एक खूबसूरत इजाफा है। चिड़ियाघर के मुताबिक बच्चा ओकापी अगले हफ्ते तक अपनी मां के पास रहेगा, जब तक वो अपने नए घर का पता लगाने के लिए तैयार ना हो जाए। छोटी ओकापी का नाम इस साल का 41वें सालाना जुबिलेशन पार्क में रखा जाएगा, जो कि नवंबर में होने वाला फंड-राइजर प्रोग्राम है। उसका नाम रखने का मौका इवेंट में लाइव नीलामी की पेशकशों में से एक होगा। ओकापी में हमल की मुद्दत 14 माह होती है और पैदाइश के बाद बच्चों को अपने 4 पांव में खड़े होने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। हालांकि वो जेब्रा की तरह नजर आते हैं। इसका ताल्लुक जिराफिडे खानदान से है। फ्रिज आर्ट मेला जनूबी कोरिया में दूसरे साल लौट आया है और डीलरों को उम्मीद है कि ये तकरीब बढ़ती हुई मकामी आर्ट मार्केट को फरोग देगी। इस साल मुआशी परेशानियों की वजह से फरोख्त में कमी आने के बाद आर्ट के खरीदार उभरते हुए फनकारों के जदीद फनकारों को देखने के लिए सियोल के COEX कन्वेंशन सेंटर में जमा हुए और दुनिया की 120 से ज्यादा मारूफ गैलरीज में काम करते हैं, जिसमें पूरे एशिया से आर्ट की नुमाइश करने वाले मकामी नुमाइश कुनीदगान का एक मजबूत मरकज है। इसमें कायम गैलरियों की पेशकश शामिल है, जैसे गैलरी हुंडई, कुकजे और गाना सकाफत। खेल और सयाहत की वजारत के एददो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 70,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का दौरा किया, जब जनूबी कोरिया की आर्ट मार्केट में 1 ट्रिलियन वॉन की आमदनी की तारीख तक पहुंच गई। ट्यूनीशिया में क्लब LA मुल्क की ख्वातीन के लिए एक फनकाराना दुकान फराहम करता है और शुरा के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के दबाव से छुटकारा पाने के लिए एक जरिए के तौर पर काम करता है। ये क्लब जो जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन को खुशामदीद करता है। इसका मकसद ट्यूनिश और अरब मौसीकी के वर्से को असली मोड के साथ जिंदा करना है और रोजमर्रा के चैलेंजों के दरमियान ख्वातीन को फनी पनाह फराहम करना है। ट्यूनीशियाई उस्ताद रहमा बेन अफाना ने 2016 में LA की बुनियाद रखी। बेन अफाना एक ई-कॉमर्स कंपनी में मैनेजर की मुलाजमत छोड़ने के बाद मौसीकी से अपनी पहली मोहब्बत में वापस आ गईं। उन्होंने कहा कि उनका विजन उन ख्वातीन तक पहुंचाना था जिनमें फन की तई जुनून था, लेकिन उन्हें मौसीकी सीखने का मौका नहीं मिला। और आइए अब शामिल होते हैं थिएटर फेस्टिवल में। वादी कश्मीर की ये अपनी सिफत है कि जब भी यहाँ थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है तो शायकीन की कसीर तादाद वहाँ हमेशा नजर आती है। थिएटर फेस्टिवल में स्टेज किए जाने वाले ड्रामे अगर मकामी तहजीब व सकाफत की महक से सरशार हों तो कहने ही क्या। इन तमाम खुसूसियात को अपने आंचल में समाये एक ऐसा ही मंजर श्रीनगर के टैगोर हॉल में आयोजित थिएटर फेस्टिवल में नजर आया। तो आइए नाजरीन, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप भी इस थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर यूटी में वाक़ई ये है टैगोर हॉल का अहाता, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सकाफती सरगर्मियों का मरकज रहे टैगोर हॉल में शिरकत करते शायकीन की कसीर तादाद इस बात की वजाहत है कि मौका कुछ खास है। जी हाँ, ये तकरीब है 8 रोजा थिएटर फेस्टिवल की, जो मुख्तलिफ तरह के उन्वान के तहत किए गए कई एक ड्रामों का गवाह बना। JKAACL जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तिराक से इसका एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी थिएटर ग्रुप की जानिब से अपने फन का बेहतर मुजाहिरा किया गया। थिएटर की हिस्ट्री हमारी जो रही है कश्मीर की, वो एक सुनहरी दौर रहा है।
70 سے لے کر لیٹ 80s 90s تک. لیکن اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو ماڈرن تھیٹر جس کی ہم بات کریں اس پہ جموں چھا گیا. اور ہماری یہی کوشش ہے اس تھیٹر موومنٹ کو پھر سے ہم ریوائیو کریں. ہمارے پاس زبردست ٹیلنٹ اویلیبل ہے. وی ہیو ٹیلنٹ ان ابنڈنس اویلیبل امنگ یوتھ. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی ہمارا یوتھ ہے ان کے پاس اور کوئی سادھن نہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ایکسپٹ تھیٹر. یہاں پہ کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے. تھیٹر ایک واحد میڈیم ہے جس کے تھرو ہم ان کو ٹرین کر سکے اور نوجوان جو ہے ٹیلنٹ جو ہے ان کو وہ اس تھیٹر کے ذریعے ہم شو کیس کر سکیں. اس تھیٹر فیسٹیول میں فنکاروں نے اس پلیٹ فارم سے اپنے ہنر کا جلوہ بکھیرا. خاص بات یہ ہے کہ اس فیسٹیول میں جو بھی ڈرامے سٹیج پر کیے گئے وہ لمبے نہ ہو کر چھوٹے چھوٹے تھے تاکہ کم وقت میں سامعین کو تفریح کا پورا سامان مہیا کرایا جا سکے. اس دوران فنکاروں نے گجب کی اداکاری کرتے ہوئے جس طرح سے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا وہ قابل تعریف رہا. مقامی زبان کے استعمال نے ڈرامے میں 4 چاند لگا دیے اور شائقین بھی اس سے خوب محجوج ہوئے. NSD میں جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ جو NSD کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہی اچھے تیار ہو کے نکلے. ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. ہر کالج, ہر اسکول, ہر یونیورسٹی میں جاتے وہ اپنا وہ وہاں پہ ایک ورک شاپ دیتے ہیں. تو یہ اچھی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے فیسٹیول ہو کہیں پہ ٹورزم کا, کہیں پہ گلمرگ پہلگام میں بھی کچھ فیسٹیولز ہو, آرٹسٹ کو یہاں بلائے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہمارا چائلڈہڈ ہوا کرتا تھا تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کچھ DD کلچر پہ کچھ ڈراماز آتے تھے تو یا کچھ تھیٹرز ہوتے تھے. میرے بچپن میں ہوا کرتے تھے. اگر آج کی جنریشن کی بات کریں ان کو تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. بٹ ابھی آپ آج دیکھ رہے ہیں آج جو یہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے تھیٹر کو پھر سے ریوائیو کرنے کا. جیسے ہمارے ڈاکٹر عیاش عارف صاحب ہیں, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے تھیٹر کو پھر سے ریوائیو کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر ثقافتی سرگرمیوں کا گہوارہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. کشمیر کا ناطہ تھیٹر کے ساتھ بہت ہی پرانا ہے. اگر بات 70, 80 اور 90 کے دشک کی کریں تو اس دور کو کشمیری تھیٹر کا سنہرا دور مانا جاتا ہے. آج کا یوتھ بھی اس فن کی جانب راغب ہو یہ ضروری ہے. اسی کے مد نظر سمے سمے پر ورکشاپ کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں انہیں تھیٹر کی تربیت بھی فراہم کرائی جاتی ہے. NSD یعنی کہ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا بھی انہیں تعاون ملتا ہے. ہم واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ وغیرہ دیکھتے رہتے تو اس پہ مطلب ویسا فیل نہیں آتا. جب ہم ریئل میں دیکھتے ہیں اس پہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے پرانوں نے کتنا سٹرگل کیا ہے, کیا کیا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ دکھا ہوتا ہے اس میں اتنا انرجیٹک نہیں ہوتا ہے. جب ہم فیس کرتے ہیں مطلب خود ہی فیس ٹو فیس ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ملتی ہے کہ ہمارے پرانے کیسے تھے, کیا تھے. اور آج یہ مطلب سوشل میڈیا کا یہ کھل گیا. آج لوگ ادھر ادھر دھیان نہیں دیتے, ان کو جو کچھ ہوتا ہے وہ فون ہی پہ دیکھ لیتے. سر بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. فیلنگ ڈسکرائب نہیں کر سکتا ورڈز میں, کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ کو فن کا شوق ہے اور آپ وہ شوق پورا کرنا چاہتے ہو, آپ اس شوق کو جینا چاہتے ہو, اس جنون کو جینا چاہتے ہو. تو جب ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے اور آپ یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے. اور دل سے جو مطلب ایک سیٹسفیکیشن ملتی ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو بنا کہے دوسروں تک اس فن کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. تیز رفتار زندگی میں اس طرح کے ثقافتی پروگراموں کی اپنی اہمیت ہے اور لوگوں کو بھی سکون کے کچھ پل گزارنے کو ملتے ہیں. تاہم ثقافتی پروگراموں کے انعقاد سے فنکاروں کو بھی اپنے ہنر کو منظر عام پر لانے میں مدد ملتی ہے. ان سب سے بڑھ کر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے پروگرام نئی نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جوڑے رکھنے, اسے جاننے سمجھنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اور اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر, جہاں پر جموں کشمیر کی کئی چھوٹی بڑی خبریں سرخیوں میں ہیں. LG منوج سنہا کے مطابق تاریخی فتح ہاکی 5S ایشیا کپ لانے کے لیے ہماری مرد ہاکی ٹیم کو مبارکباد. ٹیم نے بے پناہ استقامت, ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا. اگلے برس ورلڈ کپ کے لیے میری نیک خواہشات.
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू में तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तामीर का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। तामीरी मकाम पर काम करने वाले मजदूर और दूसरे अहलकारान की हिफाजत के मद्देनजर सेफ्टी ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, जो जीरो एक्सीडेंट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक महामना उन पहले मिशनरियों में शामिल थे जिन्होंने जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तानी अखलाकियात के दरमियान एक उम्दा तवाजुन कायम करने के लिए कदम रखा। उन्होंने 1916 में 4 अहम शोबाजात शुरू किए, जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि मुल्क के साथ साथ इसके मुस्तकबिल की ख्वाहिशात की खिदमत की जा सके। मिस वर्ल्ड करोलिना बिलावस्का का श्रीनगर कश्मीर में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया जब वो एक तकरीब के लिए एक रोजा दौरे पर पहुंची। आइए अब बात करते हैं मोटोरोला की जानिब से बाजार में पेश किए गए स्मार्टफोन मोटो G54 5G की। इस स्मार्टफोन में 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। और भी कई तमाम तरह की खूबियों से लैस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। मोटोरोला की जानिब से बाजार में एक नए स्मार्टफोन मोटो G54 5G को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल में 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। मोटो G54 5G में ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 SoC दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये फोन Android 13 पर काम करता है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो मोटोरोला के इस स्मार्टफोन के रियर में क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी और OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। वहीं इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3.5 mm हेडफोन जैक, GPS, USB Type-C पोर्ट, नैनो सिम, कनेक्टिविटी वाईफाई और ब्लूटूथ शामिल है। आखिर में बात करते हैं एपी कल्चर की। यूनियन टेरिटरी की आबो हवा मेवों और फूलों की बागबानी के लिए माकूल है। इस लिहाज से यहाँ पर उम्दा किस्म का शहद तैयार करने में शहद की मक्खियां अहम रोल अदा कर सकती हैं। लिहाजा इस शोबे से जुड़े काश्तकारों की वाबस्तगी बढ़ाने के लिए कठुआ जिले में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद काश्तकारों को इस शोबे से जोड़ना और उनकी आमदनी में इजाफा करना था। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ की, जहां पर इन दिनों फार्मर मधुमक्खी पालन के कामों में मसरूफ हैं। काश्तकारी पर मुनहसर लोगों के पास कमाई का दूसरा मुतबादिल मुहैया हो, इसी बात पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी में से एक है मधुमक्खी पालन। आमदनी में इजाफा करने के लिहाज से अहमियत के हामिल इस शोबे से जुड़े काश्तकारों की वाबस्तगी बढ़ाई जाए, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कठुआ जिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। मकसद एक ही है कि अपने किसान भाइयों के बीच में जाके और इनकी आमदनी को कैसे इजाफा किया जाए ताकि ये भी खुशहाल की ज़िंदगी बसर करें। बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन आमदनी किसानों के कैसे बढ़ाई जाए, कौन से खेतियां अपनाई जाएं जिनके द्वारा इनकी आमदनी में इजाफा हो। और टेक्निकली इनके अंदर जो नए नए किसान आ रहे हैं जो बी कीपिंग के बारे में बड़े इच्छुक हैं और इस काम को अपनाना चाहते हैं, वो सारी बातें उनके बीच में रखी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यही किसान हमारे आगे बढ़कर एक नया एंटरप्रेन्योर खड़ा कर रहेंगे और दूसरे साथियों को, किसान भाइयों को भी मौका अपने साथ जोड़ेंगे, उनको भी अपने साथ बनाएंगे। एपीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड शोबे में से एक है
जम्मू कश्मीर की माकूल आबो हवा मधुमक्खी पालन के हिसाब से मुफीद है। यही वजह है कि साल 2023 में जिला कठुआ में तकरीबन 566 फार्मर हनी प्रोडक्शन के काम में मुलव्विस हैं, जबकि इससे पहले इस शोबे में नाम के ही कुछ फार्मर हुआ करते थे। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और बेदारी प्रोग्रामों का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी तादाद में फार्मर इस काम को कर रहे हैं। एक अपना यूनिट लगाया है प्रोसेसिंग का, हनी का, जे हम सारे इन्होंने KVI के साथ मिलके 10 बक्से दिए, इनको ग्रुप भी बनाया इन्होंने, वो पेटियां भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका। अच्छा, कितने लोग लगभग काम कर रहे हैं, कितना रोजगार मिला है? इधर तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 25-30 लोगों का काम दिया है। नेशनल हनी मिशन के तहत जिला कठुआ में एक रोजा इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां पर एपीकल्चर से जुड़े जितने भी फार्मर हैं उन सभी को मदऊ किया गया और इस शोबे से जुड़ी अहम तरीन मालूमात से बी कीपरों को बेदार कराया गया। इस शोबे से जुड़े माहिरीन की जानिब से इसे फरोग देने के कई अहम पहलुओं के बारे में इन्हें मालूमात दी गई। हुकूमत की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम का मकसद यही है कि किसी तरह बी कीपरों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। 2023 में हमारे यहाँ 566 फार्मर जो हैं वो एपीकल्चर का काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनली 50 से 100 फार्मर आज से 5-7 साल पहले काम करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स और प्रोत्साहन से आज की डेट में 550 से ऊपर जो फार्मर हैं वो इस एपीकल्चर के बिजनेस में काम कर रहे हैं और सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन की शुरुआत महज 10 बक्सों के साथ की जा सकती है। फी बक्से की कीमत के हिसाब से इस पर 35 से 40 हजार के करीब लागत आती है। फी बॉक्स के हिसाब से जो शहद बरामद होता है उससे 1 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाती है। एपीकल्चर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा गया है और इसे शुरू करने के लिए लोन की सहूलत भी लोगों के पास मौजूद है। नौजवान इसके साथ जुड़कर आसानी से अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर तैयार होने वाला शहद सेहत के लिहाज से माकूल है और इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।